आज हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई की पाठशाला में पॉलिटी की नई क्लास समकालीन दक्षिण एशिया। समझे ना। अब इसके बारे में जान लेंगे दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। समझे ना। 8 देश आते हैं दक्षिण एशिया में। कौन कौन से आते हैं 8 देश? एक भारत हो गया, पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, 3 हो गया, बांग्लादेश 4, उसके बाद नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ये सारे 8 देश आते हैं दक्षिण एशिया में। यही सारे 8 देश आते हैं। यही सारे देश के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसे क्लीन कर लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके पूरा कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। जैसा कि हम लोग अभी आप लोगों को बताया इसमें कौन कौन सा है। भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है। समझे ना। अब इसमें क्या कहा गया कि कौन कौन से दक्षिण एशिया का हिस्सा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दक्षिण एशिया में 8 देश है। इन्हीं 8 देशों के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सर्दी है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आवाज़ ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। म्यांमार नहीं। मैंने बताया कि दक्षिण एशिया में 8 देश कौन कौन से हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, भूटान और अफगानिस्तान। यही सारे देश हैं, 8 देश। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर पहले क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दक्षिण एशिया के सभी देशों में एक ही तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन कहता है केवल श्रीलंका और भारत ने अंग्रेजों से अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद एक लोकतांत्रिक प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित किया। समझे ना। एक लोकतांत्रिक प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है ना। इसका आंसर क्या है? केवल 2 है। पहला ऑप्शन गलत है। तो दक्षिण एशिया के विभिन्न देश एक ही तरह की राजनीतिक व्यवस्था, समझे ना, एक ही तरह की राजनीतिक व्यवस्था, समझे, एक ही तरह की राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्या है? नहीं। राजनीतिक व्यवस्था एक ही तरह की नहीं है। सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। कई समस्याओं एवं सीमाओं के बावजूद श्रीलंका और भारत ने अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक लोकतांत्रिक प्रणाली, समझे ना, एक लोकतांत्रिक प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित किया, मतलब सफलतापूर्वक चलाया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों मतलब अभिकथन और कारक प्रकार के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर अभिकथन कौन सा है? असर्शन। असर्शन में लोकतंत्र पूरे दक्षिण एशिया में एक स्वीकृत मानदंड बन रहा है। रीजन क्या कहता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लगभग सभी देश पहले से ही लोकतांत्रिक हैं या अन्य प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों से लोकतांत्रिक प्रणालियों में रूपांतरित हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझे ना। इसका है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हैं और दोनों मतलब रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लगभग सभी देश पहले से ही लोकतांत्रिक हैं। समझे ना। सभी देश पहले से ही लोकतांत्रिक हैं। पहला रीजन हो गया जो कि सही है। या अन्य प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों एवं अन्य प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों से लोकतांत्रिक प्रणालियों के रूप में रूपांतरित हो रहे हैं। भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने पूरे अस्तित्व में एक लोकतंत्र बना। समझे ना। भारत एक लोकतंत्र बना, पूरे अस्तित्व में लोकतंत्र बना हुआ है। श्रीलंका का भी यही हाल है। श्रीलंका भी लोकतंत्र बना हुआ है। समझे ना। श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, जिन्होंने अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेंगे और बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश देश जो है जिन्होंने नागरिक एवं सैन्य शासकों दोनों का अनुभव किया। समझे ना। नागरिक व सैन्य शासक दोनों का ही शासन किया है।
दोनों शासन का अनुभव किया है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान में भी शीत युद्ध के बाद के काल में लोकतंत्र बचा रहा है। मतलब यहाँ मतलब जब शीत युद्ध हुआ था, मैंने पिछले बहुत सारे चैप्टर में उसका जो भी वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पिछले वीडियो को शीत युद्ध के वीडियो को मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक ना। तो शीत युद्ध के बाद के काल में लोकतंत्र बना हुआ है। अभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान में शीत युद्ध बना हुआ है। शीत युद्ध के बाद वहाँ भी लोकतंत्र बना हुआ है, शीत युद्ध के बाद वहाँ भी लोकतंत्र बना हुआ है। दोनों जगह लोकतंत्र अभी भी है, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र है। दोनों तरह के शासन व्यवस्था का अनुभव ले चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालदीव 1968 तक एक सल्तनत था, जब तक कि यह एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में रूपांतरित नहीं हो गया। दूसरा, इस द्वीप में राजनीतिक मामले पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का वर्चस्व है। कौन सा कथन सही है इसमें देखिए, इसका आंसर जानना है। इसमें कौन सा आंसर सही है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, समझे ना, पहला दूसरा दोनों सही है। तो जैसे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि MDP क्या है। MDP का फुल फॉर्म है जो कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का फुल फॉर्म हो गया, जो कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने इसे इंग्लिश में रूपांतरित कर दिया। तो दोनों कथन सही है। एक अन्य द्वीपीय देश मालदीव 1968 में, समझे ना, मालदीव 1968 में एक सल्तनत था, जब तक कि वह एक गणतांत्रिक सरकार के रूप में रूपांतरित नहीं हो गया। जून 2005 में मालदीवियन की संसद ने एक बहुदलीय प्रणाली शुरू करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान की। सभी के सहमति के साथ मतदान किया गया। द्वीप के राजनीतिक मामलों पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, समझे ना, MDP पार्टी वर्चस्व में आया। इसके बाद ये वर्चस्व में आया और MDP ने 2018 में चुनाव जीता। चुनाव को यह MDP जीत गया। तो MDP का वर्चस्व और MDP सरकार आ गई। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकारें मालदीव में आ गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1972 के दौरान पाकिस्तान का सेना प्रमुख कौन था? तो जनरल याह्या खान। 1972 के जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, समझे ना, मुक्ति के लिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, यानी देखिए BNGLADSS, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, समझे ना, उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे जनरल याह्या खान थे। तो यह जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को ही बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कहा जाता है। 1972 के दौरान याह्या खान के कार्यकाल के दौरान हुआ था। याह्या खान सैन्य शासक के दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश संकट का सामना किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश संकट का सामना किया 1971 में। भारत के साथ युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान टूटकर, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश टूटकर बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश बन गया। मतलब ये बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब यह टूट गया 1971 में, तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। और उसके बाद वहाँ के जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार भुट्टो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार 1971 से 1977 तक पाकिस्तान में सत्ता रही। अब देखिए जुल्फिकार अली
मतलब 1971 से 1977 के बीच में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शासन किया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो 1971 से 77 के बीच का जो शासन था उसके बारे में जान लेते हैं। जब वह प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे 1971 से 73 के बीच में, समझे ना। 1971 से 73 के बीच में वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और 1973 से, समझे ना, 1973 से 1977 के बीच में वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इनका जो जन्म है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जन्म है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जन्म है, इनका जन्म 1928, इनकी मृत्यु 1979 में, मतलब इनके शासन के बाद 1977 के बाद ही 2 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक ना। पहला क्या कथन है, भारत के साथ पाकिस्तान के लंबे संघर्ष ने पाकिस्तान में अस्थिर लोकतांत्रिक शासन की संभावनाओं को बाधित किया। पाकिस्तान में एक साहसिक एवं अपेक्षाकृत स्वतंत्र प्रेस तथा एक मजबूत मानवाधिकार आंदोलन है। तो इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। तो भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष, समझे ना, भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष ने समर्थक सैन्य समूहों को, सैन्य जो समूह है, सैनिक समूह को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। पाकिस्तान के जो सैनिक है उसको और अधिक शक्तिशाली बना दिया। इन समूहों ने अक्सर कहा कि पाकिस्तान में राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल एवं लोकतंत्र त्रुटिपूर्ण है। मतलब लोकतंत्र जो है वह त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी कहना होता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा को स्वार्थिक मानसिकता वाले दलों एवं अराजक लोकतंत्र से नुकसान होगा। मतलब उनका कहना है कि जो दल हैं वह स्वार्थी मानसिकता वाले हैं, अराजक लोकतंत्र बना सकते हैं, जिससे मतलब लोकतंत्र को अराजक बना सकते हैं, जिससे लोकतंत्र को हानि होगा, लोकतंत्र के लोगों को हानि होगा। इसलिए सेना का सत्ता में रहना उचित है। जो सैनिक हैं उनको कहना था कि इसीलिए सेना को पाकिस्तान की सत्ता में रहना उचित है। यद्यपि पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो वहाँ की सैन्य शासन जो है वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ वहाँ का सैन्य शासन। लेकिन देश में लोकतंत्र समर्थक भावना मजबूत थी। लेकिन इसके चलते, सैन्य शासन के चलते वहाँ की लोकतंत्र समर्थक की भावनाएं जो भी है मजबूत हो गई। सब लोग लोकतंत्र खोजने लगे। पाकिस्तान में एक साहसिक और अपेक्षाकृत स्वतंत्र प्रेस है। पाकिस्तान में एक साहसिक और अपेक्षाकृत स्वतंत्र प्रेस है तथा एक मजबूत मानवाधिकार आंदोलन है, समझे ना, मानवाधिकार आंदोलन है वह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस कारक ने पाकिस्तान में सैन्य शासन को प्रोत्साहित किया। पहला है सेना, धर्मगुरु तथा जमींदार अभिजात वर्ग का जबरदस्त सामाजिक वर्चस्व, भारत के साथ लंबा संघर्ष, विदेशी शक्तियों की भूमिका। क्या थी जो कि सैन्य शासन को प्रोत्साहित किया। तो उपयुक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन जो है, तीनों ही पाकिस्तान में सैन्य शासन को प्रोत्साहित किया है। तो पाकिस्तान में सैन्य शासन में योगदान दिया, सभी कारक ने योगदान दिया। सभी सेना, धर्मगुरु एवं जमींदार अभिजात वर्ग का वर्चस्व, मतलब जबरदस्त सामाजिक वर्चस्व था, भारत के साथ लंबा संघर्ष भी था, और विदेशी शक्तियों की भूमिका भी थी। ये सारी चीज़ों ने पाकिस्तान में सैन्य शासन को प्रोत्साहित किया और सरकार को लगातार उखाड़ फेंकता रहा, समझे न। और सैन्य सरकार की स्थापना की जाती रही। भारत के साथ पाकिस्तान का लंबा संघर्ष जो है सैन्य समर्थकों समूहों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। ये भी जो उसे पाकिस्तान के सैन्य को और अधिक शक्तिशाली और प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी ने सेना को अपना प्रभुत्व
बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए तथा अन्य पश्चिमी देशों ने स्वयं के हितों को लेकर अतीत में सत्तावादी शासन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें विदेशी भूमिका भी है जो कि पाकिस्तान को सैन्य शासन के लिए ढकेला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अभिकथनों कारण प्रकार के निम्नलिखित कथनों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अभिकथन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अतीत में सेना के सत्तावादी शासन को प्रोत्साहित किया। ठीक ना। अब क्या है उसके बाद रीजन क्या कहता है? उन्हें लगता है कि वैश्विक इस्लामिक आतंक का खतरा एवं परमाणु शस्त्रागार यानी परमाणु हथियार राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में सुरक्षित नहीं है परमाणु हथियार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहला दूसरा दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी ने सेनाओं को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। समझे ना? प्रोत्साहित तो किया और वहाँ पाकिस्तान में सैन्य शासन भी लाया गया, सैन्य शासन लागू हो गया अच्छी तरीके से। और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अतीत को अपने स्वयं के हितों के चलते सैन्य सत्तावादी शासकों को प्रोत्साहित किया। इसके कारण यह भी कारक था, जैसे कि मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि तीनों कथन जो है वो पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू करवाने के लिए था। और उसके बाद क्या था कि वे जिसे वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद, समझे ना, वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं, उनके खतरे को तथा इन आशंकाओं को देखते हुए पाकिस्तान के परमाणु हथियार इन आतंकवादी समूहों के हाथ में पड़ सकते हैं। और पाकिस्तान के सैन्य शासन को पश्चिमी एशिया यानी पश्चिमी एशिया एवं दक्षिणी एशिया में पश्चिमी हितों के रक्षक के रूप में देखा जाता है। पश्चिमी हितों के मतलब रक्षक के रूप में, समझे ना, रक्षक के रूप में देखा जाता है। तो आप देख लिए पहला, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पाकिस्तान में 1970 के चुनावों में आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में सभी सीटें जीत ली थी तथा पूरे पाकिस्तान को प्रस्तावित विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया। जनरल अयूब खान के सैन्य शासन के तहत पाकिस्तानी सेना ने बंगाली लोगों के जन आंदोलन को दबाने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, पूर्वी पाकिस्तान पता है किसको कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें देखें, तत्कालीन पाकिस्तान में 1970 के चुनावों में शेख मुजीब के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर जीत प्राप्त कर ली थी। आप पूरे पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित विधानसभा में बहुमत भी प्राप्त कर लिया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान था, लेकिन पूर्वी हो गया और पश्चिमी पाकिस्तान नेतृत्व के प्रभुत्व वाली सरकार ने विधानसभा बुलाने से क्या कर लिया? इनकार कर दिया। विधानसभा बुलाने से इनकार कर दिया। जनरल यहाँ खान के सैन्य शासन के तहत पाकिस्तानी सेना ने बंगाली लोगों के जनादेश को दबाने का प्रयास किया। समझे ना? दबाने का प्रयास किया और पाकिस्तान की सेना ने हजारों लोगों को मार डाला। और
ये देखिए यहाँ पे जो अयूब खान है वहाँ पे होगा जनरल याहा खान। बंगाली लोगों को जनादेश को दबाने की कोशिश किया और वहाँ पाकिस्तान की सेनाओं ने हजारों लोगों को भी मार दी, हजारों लोगों को मार दिया, समझे ना। पाकिस्तानी सेना ने ये सब किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद किस देश में सैन्य तख्ता पलट से संबंधित है? समझे ना, तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद का संबंध बांग्लादेश के सैन्य तख्ता पलट से। जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। तख्ता पलट से थे, सैन्य तख्ता पलट से थे जनरल HM इरशाद, सैन्य तख्ता पलट से थे और जियाउर रहमान की हत्या कर दी तथा लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में एक सैन्य कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई? सैन्य कार्रवाई, ठीक। और उसके बाद क्या था कि बांग्लादेश के लोग शीघ्र ही लोकतंत्र की मांग करने लगे, और मतलब लोकतंत्र की मांग करने लगे। इसमें छात्र सबसे आगे थे, इसमें जितने भी छात्र थे सबसे आगे थे, और इरशाद को सीमित पैमाने पर राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इरशाद को राजनीतिक गतिविधियों का मतलब जो भी है उसे मतलब अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और बाद में उन्हें 5 सालों के लिए राष्ट्रपति के रूप में भी चुन लिया गया। और ये HM इरशाद जो हैं ये राष्ट्रपति भी बन गए 5 सालों के लिए बांग्लादेश के। और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों ने 1990 में जो जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए 1990 में इरशाद की सत्ता से बेदखल कर दिया। 1990 में HM इरशाद अपनी सत्ता से बेदखल हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सिंहल समुदाय निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देशों में से एक प्रमुख जातीय राजनीतिक शक्ति है? श्रीलंका, समझे ना। सिंहल समुदाय श्रीलंका की एक प्रमुख जातीय राजनीतिक शक्ति है, और इसकी स्वतंत्रता के बाद इसे सिलोन के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका को सिलोन के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। श्रीलंका को सिलोन के रूप में जाना जाता है कि राजनीति में बहुसंख्यक इसमें श्रीलंका की राजनीति में बहुत संख्यक सिंहल समुदाय थे के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों का वर्चस्व था। वे बड़ी संख्या में उन तमिलों के विरोधी थे, समझे ना। यह तमिलों के विरोधी थे जो भारत से श्रीलंका चले गए तथा वहीं बस गए। जो तमिल थे वो तो भारत के थे, अब भारत से यह श्रीलंका चले गए, और श्रीलंका के जो सिलोन लोग हो गए और वह तमिलों के विरोधी थे, और वही तमिलों के विरोधी थे जो वहाँ जाके बस गए श्रीलंका में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1980 के दशक में किस देश में भारतीय शांति सेना IPKF भेजना पड़ा? भारतीय शांति सेना भेजना पड़ा तो श्रीलंका। तो जो हम अभी बताया बहुसंख्यक सिंहल समुदाय तमिलों के उस बड़ी आबादी के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे जो श्रीलंका चले गए थे, भारत से श्रीलंका चले गए थे और श्रीलंका में ही बस गए थे, ठीक है। श्रीलंका के साथ समझौतों भारत ने श्रीलंका के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया, और श्रीलंकाई सरकार जो है, जो श्रीलंका की जो सरकार है वह तमिलों के बीच संबंधों में स्थिरता लाने के लिए सैनिकों को भेजा। अंततः भारतीय सेना लिट्टे के साथ युद्ध में उलझ गई, समझे ना। भारतीय सेना लिट्टे के साथ युद्ध में उलझ गई। अंत में सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, जितने भी संघर्ष थे सब समाप्त हो गए,
और 2009 में, इसको अच्छा से लिख देते नहीं, 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया था, समझे ना। 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया और वहाँ पे सब शांतिपूर्ण हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, ठीक ना। तो दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक हैं, तो पहला ऑप्शन है जो गलत। तो पहला ऑप्शन क्यों गलत है, अभी हमने बताया कि दक्षिण एशिया में कितने 8 देश हैं, जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, 8 देश हैं। और 8 देश में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, एक तरह की, समझे ना। और कई समस्याएं एवं सीमाओं के बावजूद श्रीलंका और भारत ने अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा, तब भारत एक स्वतंत्र देश बना। तो यही उसके बाद क्या है कि अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और इसके पश्चात एक लोकतांत्रिक प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित किया, ठीक ना। लोकतंत्र सफलतापूर्वक संचालित भारत और श्रीलंका में ही हुआ है। 8 देशों में से सिर्फ 2 ही देशों में सही ढंग से लोकतंत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ाई की पाठशाला है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।